जहाँ जो जाते बोल रहे हैं वही उस काम को कर रही है। मान लिया यहाँ हरियाणा में ये बोल रहे हैं, यहाँ योगेश्वर दत्त का भी मेडल है, तो ये कोई नहीं है कि भाई यहाँ का दूसरी जाति का कोई चोपड़ा रोड जाति से है। खेल संघों पर राजनीतिक कब्जे जिस तरह से किए जा रहे, इसका मतलब इसके पीछे कोई निजी स्वार्थ होंगे। पहली बात तो देश में ये होना चाहिए, ये बहुत बार मांग उठ चुकी कि तमाम खेल संघों पर राजनीतिक कब्जे हैं और बाहुबलियों के कब्जे हैं, कि ये जितने भी खिलाड़ी हैं ये किसान जातियों के, छोटे कर्मचारियों के बच्चे हैं। आपने ये ऑब्जर्व अगर आप करें तो जो आग इनके अंदर है वो अभाव वाली भी आग है देश में। नमस्कार, राम राम। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सोनिया सत्यानीता। जंतर मंतर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और जैसा कि हम देख रहे हैं कि हरियाणा के खिलाड़ियों के साथ तमाम खापों ने भी मोर्चा खोल दिया है और तमाम वो व्यक्ति भी जो अलग अलग आंदोलनों से जुड़े रहे हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यशपाल मलिक साहब और उनके साथ उनके कुछ साथी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। यशपाल साहब, यहाँ पर आप आए, लेकिन क्या परिस्थितियाँ फिलहाल देख पा रहे हैं? क्योंकि ब्रजभूषण साहब जो वो तो ये कह रहे हैं कि देखिए क्षेत्रीय लोग हैं, पहलवानों की लॉबी तो हरियाणा में ही है, तो ये राज्य वर्सेज राज्य जातियों का मसला बना दिया ये तो। देखिए, किसी भी जिम्मेदार आदमी को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए जो ब्रजभूषण सिंह जी कर रहे हैं। उन पर सीधे आरोप है और आरोप कोई क्षेत्रवाद के नहीं है, आरोप जो हैं वे हैं यौन शोषण के और खिलाड़ियों को तंग करने के। और खेल संघों पर राजनीतिक कब्जे जिस तरह से किए जा रहे, इसका मतलब इसके पीछे कोई निजी स्वार्थ होंगे। पहली बात तो देश में ये होना चाहिए, ये बहुत बार मांग उठ चुकी कि तमाम खेल संघों पर राजनीतिक कब्जे हैं और बाहुबलियों के कब्जे हैं और उसी के कारण ये शोषण होते हैं। अगर इसमें खिलाड़ियों का ही कब्जा हो और खेल संघों में खिलाड़ी ही इनको संचालित करें, जो पुराने खिलाड़ी हैं, जो पुराने कोच रह लिए, ये सरकार को कायदा और कानून बना देना चाहिए कि जो जिस खेल का खिलाड़ी है, राष्ट्रीय स्तर का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, वही लोग खेल संघ को करे। इतने गंभीर आरोप कोई भी आदमी, यौन शोषण का आरोप झूठा नहीं लगा सकता, कोई भी आदमी, क्योंकि सबसे पहले उसे अपनी इज्जत की फिक्र होती है। यहाँ जो बेटियाँ हैं ये यहाँ की बेटियाँ नहीं है, दुनिया भर में इन्होंने नाम कमाया और दुनिया भर में इन्होंने ये बताया कि भाई भारत की बेटियों में दम है। और अगर वे बेटियां यहाँ बैठ के आज कोई आरोप लगा रही तो इसको क्षेत्रवाद, जातिवाद और दूसरा कोई रंग नहीं देना चाहिए। जिस पर आरोप है, अगर वे आरोप गलत है, जांच हो जाएगी, तब तक उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था। पहला आरोप लगती जंतर मंतर भी नहीं आना चाहिए था। ये यहाँ पे आना ही हमारे देश की राजनीतिक लोगों के लिए दुर्भाग्य है, इस देश के लिए, क्योंकि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो लोग, मीडिया के लोग भी यहाँ हैं, वे ये बता रहे कि भाई इनके देश में इतना खिलाड़ियों का शोषण होता है और उसके बाद भी ये शोषण के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये सब चीज़ें करने में सक्षम हैं। तो इस तरह का कोई भी जिम्मेदार आदमी और कोई भी व्यक्ति अगर अपने निजी आरोप लगा रहा किसी दूसरे व्यक्ति पर, देखिए हरियाणा में भी इसी तरह का एक केस हुआ, एक महिला कोच ने आरोप लगाए, आज तक उस मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ। मंत्री पद है क्या, या खेल संघ का चुना हुआ अधिकारी है क्या? वो भी एक जनता के द्वारा चुना गया है या किसी संघ के द्वारा चुना गया है। अगर उस पर कोई गंभीर आरोप आते हैं तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो ये इनकी इस तरह की बातें कर देना, क्षेत्रवाद की, जातिवाद की, इसमें नहीं इसको मुद्दे को भटकाना। ब्रजभूषण सिंह जी जिम्मेदार आदमी अगर हैं तो उनको कहना था ठीक है भाई, इसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, मैं इसे छोड़ देता हूँ, और तब तक जांच होती, तब तक वो अलग रह लेते। इसमें कोई ऐसा थोड़ा कि वो पैदा ही कुर्सी संघ के अध्यक्ष हुए थे, वो बनाए होंगे किसी ने और कई टर्म उनके हो लिए, तो उनको इनकी बात माननी चाहिए और सरकार को भी उस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। आप जैसे जो मौजिज़ व्यक्ति आए हैं, उनके आने का ये क्या कारण रहा, या फिर बुलावा देकर बुलाया गया, आपको ही लगा के आना चाहिए? नहीं बुलाया, कल हमने समाचारों में पढ़ा और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है इस देश का नागरिक होने के नाते कि अगर देश में किसी के साथ अन्याय हो रहा और देश में किसी के साथ भेदभाव का और शोषण का कोई शिकार है तो हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। तो हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी के साथ आए, यहाँ किसी संगठन की वजह से नहीं आए। कई जिलों के जो मेरे साथी हैं, दिल्ली की पूरी टीम और हरियाणा के भी कई जिलों के लोग और उत्तर प्रदेश के सब लोग यहाँ आए
और केवल वो नैतिक जिम्मेदारी के हिसाब से हम लोग आए हैं कि जिस तरह का जिनके ऊपर हम अभिमान करते हैं कि भाई हमारे देश का नाम रोशन इन बेटियों ने किया और इन पहलवानों ने किया, अगर उनको भी जंतर मंतर पर बैठने की आवश्यकता आ पड़ी है तो पूरे देश को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। सर, यूपी के अगर हम पहलवानों की बात करें तो क्यों नहीं वो यूपी में पहलवानों की खेप पैदा कर पा रहे हैं? बृजभूषण साहब भी कितने तो सालों से वो हैं वहाँ के प्रधान। देखिए, आप ये देखेंगे कि खिलाड़ी को चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर। हरियाणा में क्या हुआ, नर्सरियों को पैसा दिया गया, जो लोग अखाड़े चलाते हैं उनको नर्सरियों का खर्चा दिया गया, लोगों की उत्तेज वो हुई कि भाई हम भी आगे बढ़े, नाम हुआ। तो मैं देखती हूँ सर कि हरियाणा में जो तमाम दंगल होते हैं ना, उसमें गांव भी इकट्ठे करके पैसे इकट्ठे करके। आप इसमें देखेंगे ये बात कि खेल में अब जब बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है और वो टेक्नोलॉजी सरकार के दम पे ही कंप्लीट हो सकती है। बढ़िया स्टेडियम हो, बढ़िया मैट हो, बढ़िया साधन हो। आज आप देखेंगे कि जैसे भाला फेंक है, 1-1 लाख रुपए के भाले आते हैं, आम आदमी कौन खरीद लेगा। शूटिंग है, शूटिंग में उत्तर प्रदेश ने सबसे अगुवाई करी पहले शूटिंग में, और मेरी बड़ी बहन है जिनके नाम पे पिक्चर भी बनी। तो ये तमाम वे थे कि संसाधन कहाँ से चाहिए। अब हाँ, प्रकाशी मेरी सगी बड़ी बहन है, हाँ कजन सिस्टर है मेरी, और वो क्योंकि घर से अच्छे थे तो वे पिस्टल खरीद पाए, ट्रेनिंग ले पाए, और उन्होंने बुढ़ापे में भी ये काम करके दिखाया। उनके बच्चों ने किया। सीमा तोमर हमारी भांजी है, वर्ल्ड चैम्पियन रही, तो वो आर्मी में गई। तो तब इतने महंगे खेल हैं, इन महंगे खेलों में सरकार को पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर हम 15, 20, 25 गाँव पे एक स्टेडियम बना दें और हरियाणा की तरह यहाँ से भी खिलाड़ी निकालने शुरू होंगे, क्योंकि जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो दोनों जगह का एक है। और मुझे मेरे कई साथी हैं जो उसमें काम करते हैं, कोच हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, उन्होंने बताया कि ये जो बेल्ट है ये जेनेटिक स्ट्रक्चर की बेल्ट है जो खेल में बहुत क्रांति ला सकती है। और सबका जेनेटिक स्ट्रक्चर लगभग एक जैसा है दिल्ली के 200, 300, 400 किलोमीटर के एरिया में। अगर क्योंकि हम गवर्न होते हैं लखनऊ से, और लखनऊ से गवर्न होने के कारण स्टेडियम कानपुर में है, लखनऊ में है, या वो दूसरी जगह है, राजनीति भी उनके कब्जे में है, खेल संघ भी उनके कब्जे में, तो हमारे यहाँ पश्चिम के लोगों को वे सुविधाएं नहीं मिल पाती। तो इसलिए पश्चिम में, हरियाणा में तो सरकार ने सुविधा दी, बड़े इनाम दिए, 5-5 करोड़ रुपए गोल्ड मेडलिस्ट को दिए। हालांकि मेरे हिसाब से वो भी कम है। एक पहलवान 30-35 साल में पलता है, एक कर्मचारी अदना रिश्वत के दम पे करोड़ों रुपए कमा लेता है 2-4-5 साल में, और यहाँ पहलवान ने अपनी पूरी ज़िंदगी खपा दी, एक मेडल लाया, उसको 5 ही करोड़ रुपए मिले। और इसमें एक दुर्भाग्य है कि क्रिकेट वालों को तो एडवर्टाइजमेंट से बहुत पैसा मिल जाता है, फुटबॉलर को बहुत पैसा मिल जाता है, बाकी गेम में हिंदुस्तान में एडवर्टाइजमेंट का पैसा भी हमारे खिलाड़ियों को नहीं मिलता, जिसको ब्रांड एम्बेसडर कहते हैं। तो वो मान लेते हैं कि ये गांव के खेल है और इनमें ब्रांड एम्बेसडर हमारे प्रोडक्ट का नहीं चलेगा। तो उस तरह से भी हमारे खिलाड़ियों को बहुत अभाव का सामना करके, और आपने एक और बहुत अच्छी बात देखी होगी कि ये जितने भी खिलाड़ी हैं ये किसान जातियों के, छोटे कर्मचारियों के बच्चे हैं। आपने ये ऑब्जर्व अगर आप करें तो जो आग इनके अंदर है वो अभाव वाली भी आग है देश में से। सर मैं बताऊं कि 1-2 के घर जाकर मैंने इंटरव्यू किए, तो मैंने देखा कि कोई गांव से शहर में किराए पर रह रहे हैं, वो धरती में सो रहे थे, 4 पाई तक नहीं थी उनके घर में, कईयों के घर में टीपली पाई तक नहीं थी। निश्चित रूप से बहुत अपने माँ बाप अपना पूरा समर्पण करते हैं, पूरा परिवार करता है। मैंने बहुत से खिलाड़ियों के माँ बाप को देखा, वे सुबह बादाम लेकर जाते हैं, पिसाई करके जाती है, सुबह 3 बजे माँ उठ जाती है, 4 बजे बादाम बेचती है। तो ये बड़ा काम है, और बड़े काम के लिए देश में जिस तरह की समर्थन की ज़रूरत है, पूरे देश के हर नागरिक को, जिस तरह से उस बिटिया के साथ गड़बड़ हुई थी, पूरा देश खड़ा हो गया था, उस तरह से इनके साथ पूरे देश को खड़ा होना चाहिए, पूरे देश को। सर जैसे बृजभूषण साहब की अगर बात करें तो क्षेत्र को लेकर, जातियों को लेकर मैं सोशल मीडिया पर भी देख रही हूँ, बहस एक तरह की छिड़ गई है जो कि फिलहाल नहीं होनी चाहिए। तो पॉलिटिकल तौर पर आपका, इतनी उम्र में भी आपने जो है लगातार आंदोलनों में भी आप रहे हैं, ये तजुर्बा आपका क्या कहता है कि इस तरह के मसले क्यों लाए जाते हैं? देखिए, जहाँ जो जाति रह रही है वो लगभग हिंदुस्तान को अगर आप डिवाइड करें तो हर क्षेत्र में कोई ना कोई जाति बाहुल्य है। अगर हम सेंट्रल यूपी में चले जाएंगे तो यादव बाहुल्य है, अगर हम
ईस्टर्न यूपी में चले जाएंगे तो कुर्मी बाहुल्य है, बिहार में चले जाएंगे यादव और कुर्मी दोनों बाहुल्य है, जाट तो बाहुल्य नहीं है, ईस्टर्न यूपी में है ही नहीं जाट। और जहाँ जहाँ जो है, पंजाब में आप जाएंगे तो सिख बाहुल्य है, उनके अंदर भी जातियाँ हैं। राजस्थान में आप जाओगे तो जाट बाहुल्य भी है, लेकिन यादव भी है, गुजर भी है, मीणा भी है, दलितों की भी बड़ी आबादी है। तो ये सब चीज़ों को आप किसी क्षेत्र पर समेट देना और किसी जाति पर समेट देना, और जहाँ जिस चीज़ का प्रचलन है, जहाँ जो जाते बाहुल्य है वही उस काम को कर रही है। मान लिया यहाँ हरियाणा में ये बाहुल्य है, यहाँ योगेश्वर दत्त का भी मॉडल है, तो ये कोई नहीं है कि भाई यहाँ का दूसरी जाति का कोई चोपड़ा रोड जाति से है तो क्या चोपड़ा का मॉडल नहीं है। ये जो जातियाँ जा रही है वो जिस आबादी के हिसाब से रह रही है, उस आबादी के हिसाब से वो अपना हिस्सा उसको वहाँ मिल रहा है। मतलब वो खेलों में भी मिल रहा है, तमाम जगह पे मिल रहा है, किसानी में ही मिल रहा है। तो इसको इस तरह का रंग देना गलत है। और पिछली 10 साल से राजनीति में ये परंपरा आई है कि जब भी कोई आंदोलन हो उसको आरोपित कर दो। किसान आंदोलन को खालिस्तान और दूसरे चीज़ों में आरोपित करा गया। हम लोग आंदोलन करते थे तो जातियों में, जबकि मांग जातियों के आधार पे थी रिजर्वेशन की, तो जाति मांगेगी, उसको कोई दूसरा मांग ही नहीं सकता। तो ये तमाम चीज़ें, इस चीज़ों को राजनीतिक, जातियों को और धर्म को राजनीतिक हथकंडे की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।